Assalamualaikum, dear students. Myself Shakil Ahmed, lecturer botany from Government Higher Secondary School, Baisran. Today, our topic is the limitations of two-kingdom system. This two-kingdom system was actually developed by Carl Linnaeus, as I have already told you in my previous lectures. Now, there are so many limitations why this system was then discarded. However, it gained its importance for more than 250 years, but later it was discarded. Number of limitations, and I will discuss you some limitations which are of in your NCERT book. First of all, हम यहाँ पे लेते हैं इवलिना का. You know that जो इवलिना होता है ये अक्सर पानी में ही होता है, जिसमें दो किस्म के इवलिनास पाए जाते हैं. नंबर वन, एक ऐसी स्पीशीज होती है which are whose mode of nutrition ऑटोट्रॉफिक. तो इसमें क्या होता है, वो ऑटोट्रॉफिक होता है, वो अपना खुराक खुद तैयार करता है by the utilization of sunlight through the photosynthesis. लेकिन जब लाइट नहीं होती है उस वक्त इसके जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं it loses its chlorophyll pigments, they turn into at that time heterotrophic mode of nutrition. that is इसका जो mode of nutrition होता है तो उस वक्त इसका heterotrophic बन जाता है. तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इसमें दो किस्म के mode of nutrition है. नंबर वन इज ऑटोट्रॉफिक as well as heterotrophic. कुछ ऐसे इवलिनास के ऐसे स्पीशीज हैं जो बिल्कुल हेटेरोट्रॉफिक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक है as well as heterotrophic है. So now the question arises is whether the Iglina will be placed in the plant kingdom or in the animal kingdom. So it became the debate. The second one is the sponge. Dear students, sponge जो होते हैं अक्सर तो ये तो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं. They are स्टेशनरी, एक ही जगह होते हैं, एक ही जगह पे पाए जाते हैं. Like this, ये ऐसे होते हैं स्पॉन्जेस, इनमें पोर्स होते हैं. दैट इज पोर बेरिंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, दैट इज पॉलिफेरा, इसको बोलते हैं पॉलिफेरा. तो ये स्टेशनरी होते हैं एक ही जगह पे. तो दैट्स अ प्लांट कैरेक्टर. हाउएवर दे डोंट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट्स, दे कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. अपना खुराक नहीं तैयार कर सकता जो कि वो प्लांट कैरेक्टर होता है, लेकिन वो इसमें वो कैरेक्टर नहीं है. सो दिस इज वन मोर लिमिटेशन ऑफ दिस टू किंगडम सिस्टम. क्या इसको प्लांट में किंगडम में रखा जाएगा या एनिमल किंगडम में रखा जाएगा? सो दिस वाज द लिमिटेशंस ऑफ दिस टू किंगडम सिस्टम. वन मोर इज द फंजाई. यू नो दैट द फंजाई जो है इसमें भी दो किस्म का कैरेक्टर होता है. नंबर वन, इनमें प्लांट कैरेक्टर भी और प्लांट कैरेक्टर एज वेल एज एनिमल कैरेक्टर. प्लांट कैरेक्टर क्या है? प्लांट कैरेक्टर में ये है कि ये स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं. तो इस तरह से ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस वक्त होता है, हम कहेंगे प्लांट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन ये एक ही जगह पे होता है. इसमें उसमें मध्य किस्म से क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है. दे डू नॉट कंटेन, दे आर एक्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म, दैट इज दे डोंट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट्स इन देयर बॉडी, सो दे कांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, बट दे आर स्टेशनरी एट वन प्लेस, एक ही जगह पे होते हैं. तो ये इसमें खुराक जो डेट इज दे obtain their nutrition as a saprophytic type of nutrition. So they don't have plant we call as they don't have chlorophyll pigment, so they are not plants. However, we can say they are animals. Let us, if we take example, they are animals, but the animals have the locomotor organs. They can move from place to place, one place to another place. And animals are holozoic type of nutrition, but they have saprophytic type of nutrition. So this is what we can say, they are both have plant character as well as animal character. Why are we placed them either in plant kingdom or in animal kingdom? So this becomes the limitation of this kingdom के फंजे को हम कहाँ पे रखा जाएगा, क्या एनिमल किंगडम में रखेंगे या प्लांट किंगडम में रखेंगे? So this is one more इसका जो लिमिटेशन है. इसी तरह से है फोर्थ वन इज द बैक्टीरिया. You know, dear students, bacteria are the prokaryotic organisms. जो prokaryotes है, चूंकि इनमें well developed nucleus नहीं होता है, but they have the nucleoid. Nucleoid means just like a nucleus, nuclear shape. That is, they are prokaryotic organisms. Moreover, they don't have other cell organelles, membrane-bound organelles. They are lacking these things. While on the other hand, we have eukaryotic organisms. चूंकि you know that eukaryotic organisms जो है, eukaryotic organisms में all okay, तो उनमें जो होते हैं उनमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं. तो दे
have their own characteristics. तो यूकैरियोटिक में they have their own characteristics. They have another सेल ऑर्गेनेल्स. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है क्या इसमें एनिमल किंगडम में रखा जाएगा, प्लांट किंगडम में? चूंकि ना ये एनिमल किंगडम में फिट होता है ना एनिमल किंगडम में फिट होता है. ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, दे आर मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. सो दिस बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर द टू किंगडम सिस्टम. Now, one more is the lichen. The students, lichens are have the symbiotic mode of nutrition. They are made up of two things, two elements. Number one, they contain chlorophyll bearing algae, that is chlorella, etc., etc. That is, and we can say they contain one part of the algal partner, and second one is the fungal partner. The students, they have इनमें दो किस्म के पार्टनर्स होते हैं. एक होता है एल्गल पार्टनर जो फोटोसिंथेसिस करता है, दूसरा होता है फंगल पार्टनर जो न्यूट्रिएंट्स या वाटर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम रॉक से या जहां पर भी ये लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं. लाइकेंस है ऑलमोस्ट दे आर फाउंड इन बैरन रॉक सरफेसेस लाइक वी कैन से रॉक्स और ऑन प्लांट्स. तो इट इज स्टम्प्स ऑन प्लांट्स. तो वहां पे जो एल्गल इसका पार्टनर होता है, मान लो यहाँ पे एक ट्रांसफर सेक्शन में आपको दिखाता हूं, ये है इसका फंगल पार्टनर. मान लो ये फंगल माइसीलियम में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं. तो बीच बीच में इसमें जो एल्गल पार्टनर होता है, तो एल्गल पार्टनर क्या करता है? तो एल्गल पार्टनर जो होता है ये फोटोसिंथेसिस करता है. इसका रोल जो है, दे कैरी फोटोसिंथेसिस टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द एंटायर दिस लाइकन. वाले जो फंगल होता है, फंगल पार्टनर जो माइसीलियम होता है इसमें या जो हाइफी होते हैं इसमें, इनका रोल जो होता है, दे अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सरफेस. सो दे आर द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. सो इसका जो फंगल पार्टनर का काम है, ये अब्सॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू सप्लाई टू द एल्गल पार्टनर. वह एल्गल पार्टनर का रोल क्या है? दे मैन्युफैक्चर फूड फॉर होल दिस लाइकन. सो दे हैव दिस बिकेम वन मोर प्रॉब्लम फॉर द टू किंगडम सिस्टम, whether it is a plant or animal, because it has one more here fungal partner. So fungal partner itself not clear whether it is a plant or an animal. So the limitation comes to here कि ये fungal जो lichen है ये plant है या animal है या और कोई चीज है. तो इसमें हम किस किंगडम में रखेंगे? टू किंगडम, एनिमल किंगडम में या प्लांट किंगडम में? So this became this limitation. The last one is that's how virus. वायरस के बारे में जो अगर कहा जाएगा इन टू किंगडम सिस्टम, देयर इज नो मेंशन अबाउट द वायरस. तो वायरस whether it's a living or non-living is still day to day debate. So this about this virus there is no mention in the two kingdom system. So this was about the what were the limitations of two kingdom system, why it was later on discovered. Then after that a three kingdom system was developed by Ernest Haeckel. And he developed a three kingdom system. इसमें उसने क्या किया? इसमें इसने प्रोटिस्टा को रेज किया. प्रोटिस्टा को इसने रेज किया है. दैट इज those organisms have dual character, जिनमें dual nature होता है. That is they are autotrophic and plus heterotrophic. तो उसके लिए उसने प्रोटिस्टा को रेज किया है. That is all the protozoans were, all the protistas were grouped in the one this kingdom, that is the kingdom protista he raised. Now we have now three kingdoms: kingdom Plantae, kingdom Animalia, and kingdom Protista. But still it has some limitations. This three kingdom system has certain limitations. What are these limitations? First of all, जो इसमें फंगल जो है, जो फंजे है, इसको हम कहां पे रखेंगे? इसको still it was in the plant kingdom. Meanwhile जो इसमें यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स है, that is बैक्टीरिया जो है, जो प्रोकैरियोट है, और उसने बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा को एक ही किंगडम में रखा है. that is कि बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा जो यूकेरियोट है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूकेरियोट है, उसको उसने एक ही ग्रुप में रखा है जैसे प्रोटिस्टा. So this was once again later on it was once again not accepted by the scientists, so it was discovered again. Now thereafter the fourth kingdom system was developed. That's a Copeland developed fourth. He raised one more kingdom, that is kingdom Monera. He raised
Monera. Now we have the four kingdoms: Monera kingdom, Protista kingdom, Plantae kingdom, and Animalia. We have now four kingdoms. तो यहाँ पर जो यहाँ पर भी एक लिमिटेशन प्रॉब्लम हो गई कि जो फंजे was settled placed in the kingdom Plantae. So this was biggest problem of this fourth kingdom. Meanwhile, some Protistas who have single-cell organisms or have been placed in group in planting. Some plants were grouped in kingdom Protista, like Chlamydomonas, Sporogyra, Corilla, etc. They were grouped in kingdom Plantae. So there are some other limitations of this kingdom. Four kingdom system. So later on it was also discussed, and the five kingdom system was later on developed. So we will discuss about this five kingdom system in our next lecture.